हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जो कुछ बच्चों के लिए काफी इजी होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और फेवरेट चैप्टर बन जाने वाला है। और जिनके लिए ये नहीं होगा उनके लिए डिफिकल्ट चैप्टर बनने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है या ये आपका फेवरेट रहेगा या अगर आपको समझ नहीं आया तो ये आपके लिए सबसे डिफिकल्ट। ये बीच का कुछ रास्ता नहीं लेता है चैप्टर। ओके, सो अगर आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, अपने लिए फेवरेट बनाना है, तो सिंपल सा तरीका जो हम फॉलो करेंगे वो ये करेंगे कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना होगा, राइट। और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का दोस्तों सिंपल सा तरीका है, बेसिक्स पे पकड़ करिए और साथ में प्रैक्टिस करिए एज मेनी एज क्वेश्चंस की। ओके, प्रैक्टिस एज मेनी एज क्वेश्चंस की। ओके ओके, एज मेनी एज क्वेश्चंस। और अगर आप लोग दोस्तों इसके अंदर फॉर्मूला की रट्टा लगाने लग गए, अगर आप लोग इसमें फॉर्मूला के रट्टा लगाने लग गए तो आपको ये चैप्टर में कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ जाओ। अब दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, इस पे बात करते हैं। ये चैप्टर दोस्तों एक एक्चुअली में एक बहुत ब्रिलियंट तरीका है लार्ज काउंटिंग को आसान करने का। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूं जो हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, कि अगर आपको बोलूं मैं कि फाइंड आउट हाउ मेनी वेज लोकसभा मेंबर्स कैन बी सीटेड इन डिफरेंट अरेंजमेंट, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? आपको शायद शाम लग जाएगी या हो सकता है कि इतना टाइम लग जाए कि नई गवर्नमेंट भी आ जाए और आपका आंसर ना निकले, अगर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको पीएनसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, पीएनसी के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो शायद आप इसका आंसर 5 मिनट के अंदर अंदर बता दोगे। ओके, बिकॉज 500 प्लस से ज्यादा लोग होते हैं लोकसभा में, उनकी अरेंजमेंट देखना, राइट, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पीएनसी के तरीके से, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते आंसर। सो ये कंसेप्ट इसीलिए बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, क्योंकि आपकी ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हो रही होती है अराउंडिंग में, आप उसको एनालाइज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आंसर बता सकते हो, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों इन दो वर्ड की, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये दो वर्ड है क्या चीज? परमुटेशन होता क्या है जी, कॉम्बिनेशन होता क्या है? उसके लिए एक और एग्जांपल है आपके सामने, देखिए। ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों? 30 स्टूडेंट। और आपके फुटबॉल कोच ने बोला है कि आपकी क्लास की एक टीम बनाएंगे 11 लोगों की, फुटबॉल टीम बनाएंगे कितने लोगों की दोस्तों? 11 लोगों की, राइट। वो आप 30 में से हम 11 लोग चूज करने वाले हैं, और उन 30 के अंदर से जो 11 लोग चूज करेंगे, 30 में से हम कितने लोग चूज करेंगे दोस्तों? 11 लोग चूज करेंगे। उन 11 को हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट देंगे। क्या देंगे दोस्तों? एक प्रॉपर अरेंजमेंट देंगे। किस हिसाब से? कि आप में से कुछ को हम फुटबॉल प्लेयर बना देंगे, जो 11 सिलेक्ट होंगे ना, उनमें से 11 को हम में से कुछ को फुटबॉल के अंदर फॉरवर्ड प्लेयर बना देंगे, कुछ को मिडफील्डर बना देंगे, कुछ को बैकवर्ड प्लेयर बना देंगे और एक को गोलकीपर बना देंगे, राइट। तो क्या करना है अपने को? सबसे पहले फुटबॉल कोच को करना है कि 30 में से 11 लोगों को सिलेक्ट करना है, और 11 में से फिर उनको अरेंज करना है किसके अंदर? फॉरवर्ड प्लेयर पे, और फिर मिडफील्डर पे, और फिर बैकवर्ड प्लेयर पे, और फिर गोलकीपर पे। ये 4 अरेंजमेंट देनी है उनको, राइट। तो यहाँ पे आपके फुटबॉल कोच के पास 2 काम है, एक सिलेक्शन करना 30 में से 11 लोगों का, और उनकी फिर अरेंजमेंट करना। तो ये जो 2 काम हुए दोस्तों, सिलेक्शन और अरेंजमेंट, ये एक्चुअली में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ही है। ओके, क्या है दोस्तों? ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये समझते हैं। कॉम्बिनेशन में दोस्तों होता है सिलेक्शन। क्या होता है दोस्तों? सिलेक्शन। जब भी सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जब भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और जब भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हम परमुटेशन कर रहे हैं, राइट। जब भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? परमुटेशन कर रहे हैं। जब भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये बात समझना, ठीक है। अदरवाइज ये बात के अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। उन लोगों को लगता होगा कि कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब अरेंजमेंट होता है और सिलेक्शन करने का मतलब परमुटेशन। बच्चे यही कंफ्यूज और आंसर कर देंगे गलत, बट हम नहीं होने के,
राइट हमको ये बात समझ आ गई है कि जब अरेंजमेंट करना होता है तो परमुटेशन करना होता है, और जब कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो हमें सिलेक्शन करना होता है। दोस्तों अब अरेंजमेंट का मतलब क्या है, एक डिफाइंड ऑर्डर है, राइट। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, एक डिफाइंड ऑर्डर है। तो जब भी अरेंजमेंट की बात होगी तो ऑर्डर मैटर करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। बट अगर सिलेक्शन की बात होगी तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है ये समझते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं 30 में से मुझे 11 लोग सिलेक्ट करने थे, 30 में से मुझे 11 लोग सिलेक्ट करने थे। अब जो 11 लोग सिलेक्ट हुए, एक हुआ सचिन, एक हुआ राहुल, एक हुआ अभिषेक, एक हुआ चंदन, एक हुआ अली, ठीक है। ऐसे करके 11 लोग सिलेक्ट हुए। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 30 में से 11 जो लड़के सिलेक्ट किए थे या लोग जो सिलेक्ट किए थे उसमें से अली पहले पिक किया या मैंने चंदन पहले पिक किया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। पहले अली पिक किया या पहले चंदन पिक किया उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब सिलेक्शन करते हैं वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट। बट अगर ये जो अब 11 लोग सिलेक्ट करे मैंने, जो मैंने ये 11 लोग सिलेक्ट करे, अब इनको मैं बोलता हूं कि इसमें से अली गोलकीपर होगा, तो अली ही गोलकीपर होगा, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहेगा, एक फील्ड पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही अरेंजमेंट है। अगर मैंने बोला चंदन जो है वो मेरा फॉरवर्ड प्लेयर होगा तो चंदन फॉरवर्ड ही होगा, राइट। तो ऑर्डर मैटर करता है, अली गोलकीपर रहेगा, चंदन फॉरवर्ड रहेगा, तो जगह स्विच तो नहीं हो सकती ना यहाँ पे। तो ऑर्डर मैटर करता है कि मैं कौन सी जगह पर किसको रख रहा हूं, किस जगह पे कैसे अरेंजमेंट रख रहा हूं, तो वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर मैटर करेगा। सो इसीलिए परमुटेशन के केस में अरेंजमेंट होती है जहां ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन के केस में सिलेक्शन होती है जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बात समझ आ गई दोस्तों? यहां कंफ्यूजन मत कर लेना वरना बहुत गलतियां करते हैं बच्चे यहाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। अब पढ़ते हैं कंसेप्ट हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। किसका दोस्तों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दोस्तों दो चीजें पढ़नी है हमें, एक है मल्टीप्लीकेशन रूल और दूसरा है एडिशनल रूल, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है? कह रहे कि अगर आपके पास में दो टास्क हैं, कितने टास्क हैं दोस्तों? दो टास्क। कह रहे कि अगर आपने पहला टास्क m तरीके से किया है, कितने तरीके से दोस्तों? m तरीके से, तो दूसरा टास्क जो किया है पहले पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बोल दिया। कह रहे दो टास्क है, पहला टास्क और दूसरा टास्क। पहला टास्क को करने के m तरीके, दूसरा टास्क जो किया है वो पहले पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है अपने आप में, और उसको करने के n तरीके हैं। अगर आपको दोनों टास्क साथ में करने हैं, अगर आपको दोनों टास्क साथ में करने हैं तो आपको जो है m इंटू n तरीकों से करने होंगे, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि ये भी करना है, m भी करना है एंड n भी करना है, m भी करना है एंड n भी करना है, या फिर सॉरी फर्स्ट टास्क भी करना है एंड सेकंड टास्क भी करना है। तो उसको करने के m तरीके एंड n तरीके मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि अलमारी में जाओ बेटा, वहां पे ना कप पड़े हैं और एक सॉसर पड़ा है। सॉसर क्या होता है? जो कप के नीचे प्लेट रखते हैं ना, वो होता है सॉसर, राइट। कह रहे एक कप पड़े हैं वहां पे और सॉसर पड़े हैं, तो उसमें से मेरे को जो है एक कप एक सॉसर ले आओ। तो मम्मी ने क्या बोला? एक कप एंड एक सॉसर लाने के लिए बोला, राइट। हिंदी में बोलेंगे तो और, इंग्लिश में बोलेंगे तो एंड, एक कप एंड एक सॉसर लाने के लिए बोला। तो आप अलमारी में गए, अलमारी में देखा आपने कि वहां पे कितने 6 कप हैं अलग अलग तरीके के और 5 सॉसर हैं अलग अलग तरीके के, सारे डिफरेंट है ना। तो अब आपके पास में दोस्तों एक कप चूज करने के कितने तरीके हो गए? ऑब्वियसली आपके पास 6 ऑप्शन है, तो मैं आप पहला कप ले सकते हो, दूसरा कप ले सकते हो, तीसरा ले सकते हो, चौथा, पांचवा या छठा। तो 6 तरीके हो गए कप उठाने के, राइट। तो मतलब अगर मैं बोलता हूं कि एक कप ये रहा, दूसरा कप ये रहा, तीसरा कप ये रहा, राइट। सॉरी दिख रहा है आपको? मान लो ये 2 कप है, तीसरा में हाथ नहीं है तो पकड़ नहीं सकता। तो अब इन 2 कप में से एक चूज करने का, एक कप चूज करने का कितना तरीका है? या मैं ये चूज कर सकता हूं एक तरीके से, या मैं ये वाला कप चूज कर सकता हूं दूसरे तरीके से। तो कितने तरीके हो गए दोस्तों? 2 तरीके हो गए ना, राइट। सो कप चूज करने के यहाँ पे 6 कप में से कितने तरीके हैं दोस्तों? 6 तरीके हो गए। तो कप चूज करने के कितने तरीके हो गए दोस्तों? 6 वेज। वैसे ही सॉसर चूज करने के कितने तरीके हो गए? 5 सॉसर है, अलग अलग 5 सॉसर है, उनमें से मैं पहला चूज कर सकता हूं, दूसरा चूज कर सकता हूं, तीसरा या चौथा या पांचवा। तो 5 सॉसर में से एक सॉसर चूज करने के कितने तरीके हो गए दोस्तों? 5 वेज।
अब आपको समझना है कि मम्मी ने एक कप एंड एक सॉसर, मतलब एक और एक, ये दोनों के दोनों मांगे हैं। जब ये दोनों के दोनों मांगे गए हैं तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मम्मी ने जिस तरीके से मांगा है, मेरे पास में 30 तरीके हैं अलग अलग जिससे मैं कप और सॉसर एक साथ ला सकता हूं। राइट तो आपको चीज जो समझनी है दोस्तों कि बोथ टास्क कैन बी डन साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों टास्क साइमल्टेनियसली करे जा सकते हैं। पहला एक करेंगे बट दूसरा बाद में करेंगे, उसके दोनों एक साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि ये भी होगा और ये भी होगा। राइट ये इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे कप और सॉसर एक साथ उठाने, ये नहीं बोला मैंने आपको। पहला टास्क और दूसरा टास्क दोनों कंप्लीट होना चाहिए एक बार में। राइट ये करने के बाद में मैंने ये वाला कर दिया, इस तरीके से करना है, ठीक है। राइट सो इफ वन टास्क कैन बी डन इन m ways and another task which is independent of the first task can be done in n ways after the first task has been performed, and the number of possible ways in which both the tasks can be done simultaneously is m cross n। राइट ये है अपना मल्टीप्लीकेशन रूल। समझ आ गया दोस्तों। अब देखो एडिशन रूल क्या कहता है, कह रहा है कि अगर आपके पास में एक टास्क को करने का m तरीका है और दूसरे टास्क को करने का n तरीका है जो कि इंडिपेंडेंट है वापस से अपने आप में, ये दोनों जो टास्क है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब पहला वाला और दूसरे वाले में कोई रिलेशन नहीं है। राइट तो आप जो हैं दोस्तों इनको इस तरीके से करना है कि या मैं इसको चूज करूं या मैं इसको चूज करूं। राइट इस तरीके से काम करना है कि पहले वाले से करे या दूसरे वाले से करे। तो इस तरीके से जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो बनेंगे m प्लस n। मतलब क्या बोला, इफ आई कैन डू फर्स्ट टास्क और सेकेंड टास्क, if I can do first task और second task then I have total number of ways m plus n। ऐड करते हैं, मतलब जहां पे दोस्तों अपना और यूज हो गया वहां पे हम यूज करते हैं एडिशन रूल, और जहां पे हमारा एंड यूज हो गया हम वहां यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है समझ आ गया दोस्तों। अब इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास में सेम सिचुएशन है बट मम्मी ने यहाँ थोड़ी सी बात अलग करी, कह रही है कि मेरे को चाय पीनी है, तू एक कप ले आ या फिर एक सॉसर ले आ, मतलब 1 कप और 1 सॉसर ले आओ। ठीक है तो वापस सेम अलमारी में गए, वहां देखिए आपने 6 कप हैं और 5 सॉसर है। आपको लाना क्या है दोस्तों, एक लाना है। तो आप 6 कप में से एक कप को उठा सकते हो या फिर आप 5 सॉसर में से एक सॉसर को उठा सकते हो। तो आपके पास तरीके कितने हो गए, 6 या फिर +5, है ना, या फिर मतलब प्लस। ठीक है राइट तो 6 + 5 11 तरीके हो गए। एक कप या एक सॉसर में से एक लाना है। जब एक कप एंड एक सॉसर दोनों के दोनों लेकर आने हैं तो हमारे पास टोटल 30 तरीके हैं। राइट समझ आ गया दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल कैसे काम करता है, जहां पे दोस्तों आपने एंड देख लिया क्वेश्चन में, जहां भी लगा आपको क्वेश्चन में एंड मांगा है तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। जहां भी आपने और लिखा हुआ देख लिया वहां एडिशन रूल लगाना है। सिंपल सी बात है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं ये फैक्टोरियल क्या है। राइट शायद कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा फैक्टोरियल क्या होता है और कुछ ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो हम सिंपल सी बात से सिंपल तरीके से चलेंगे। राइट अगर आपको मैं बोलता हूं दोस्तों एक नंबर लिया हमने n, क्या नंबर लिया दोस्तों हमने n। राइट तो n को अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मैं लिखूंगा कि मुझे n फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिखूंगा n के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क, या मैं ये एंगल जैसा कुछ लगा के उस पे आगे n लिख दूंगा। कह रहा है कि अगर मुझे बोला गया कि अगर n नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि ये n के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क या एंगल n ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है तो ये बताता है कि हमें फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल निकालते कैसे किसी n नंबर का, कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, n से लेकर राइट 1 तक उल्टी गिनती गाओ। ठीक है तो मान लो अगर n की वैल्यू 100 बोलता हूं तो 100 से 1 नंबर कम लो आप 99, उससे 1 नंबर कम लो 98, फिर 97, ये सारे के सारे नंबर को आप काउंट कर लो 1 तक और इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। राइट या फिर बोलो कि आप 1 से लेकर 100 की गिनती गाओ, आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती गाओ। अगर मान लो n की वैल्यू कितनी मान रहा हूं मैं 100, ठीक है तब उस केस में तो आप 1 2 3 4 5 टिल 100 तक मल्टीप्लाई करोगे। राइट और यहां पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। तो ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन हुआ ये मुझे क्या दे देगा, 100 फैक्टोरियल, या मैं बोलूं इसको ये मुझे दे देगा 100 फैक्टोरियल। ये दोनों तरीका एक ही है, ठीक है। साफ साफ लिखेंगे, यहाँ गंदा हो गया थोड़ा, राइट। हमने क्या बोला आपको, हमने बोला कि अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, मैं n पे बात करता हूं, तो कह रहे हैं कि आप 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 n तक लिख दो और सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपको n फैक्टोरियल दे जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूं आपको मुझे 100 फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, कह रहे 100 फैक्टोरियल निकालने का मतलब है आपको 1, 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 100 लिखना है, राइट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बट दोस्तों अब इसको आप ऐसे मत लिखना, कंफ्यूजन होगा। अगर आप बाद में देखोगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, हम इसको उल्टा लिखते हैं। हम क्या करते हैं, 100 से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद एक कम नंबर 99, एक कम नंबर 98, एक कम नंबर 97, ऐसे 1 तक लिखते हैं, ठीक है। बात एक ही है, बट इसको इस तरीके से लिखना ये ज्यादा इफेक्टिव होगा बाद में जाके, जब आपको लगेगा एक एक नंबर कम करते जाना, कहां तक, 1 तक। इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपको वो पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल दे जाएगा। उस नंबर से शुरू होके 1 तक चले जाइए तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल दे जाएगा। तो आपको एक चीज समझ आई, n जो है वो आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो या फिर आप बोल दीजिए n आपका एक नेचुरल नंबर है, राइट। n क्या आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या आपका एक नेचुरल नंबर है। तो फैक्टोरियल जो है अपना नेचुरल नंबर का निकलता है। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जो 1 से शुरू होकर 100,000 जितना भी बोल दो आगे तक जाते हैं, बट नंबरिंग ऐसे होती है 1, 2, 3, 4, 5, ये चलता है ऐसे इस तरीके से, राइट। सो n फैक्टोरियल जो है हमारा, जहां पे n नेचुरल नंबर है, तो उसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, n से शुरू होकर एक एक नंबर कम करते जाओ 1 तक, उन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो। समझ आ गई कहानी। अब आपके लिए मैंने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला है, तो आप ये 3 नंबर का फैक्टोरियल मुझे फटाफट निकाल कर बताओ। किसका, 8 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, और 5 बस 3 है, ठीक है। पहला क्या बोला हमने, 8 फैक्टोरियल निकालना है, तो 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 से एक कम नंबर 7, एक फिर 6, एक फिर 5, फिर एक बार 4 लिखो, फिर ऐसे 3, फिर 2, फिर 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा अपने को, 8 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेटर उठाइए अपना और फटाफट सारा कुछ मल्टीप्लाई करिए। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया दोस्तों अपना, ये आ गया 40320। गलती तो नहीं करी मैंने कहीं पे, चेक कर ले, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया 40320, आपका भी सेम आना चाहिए, राइट। बी पार्ट क्या बोल रहा है, 5 फैक्टोरियल निकालना है। 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 इंटू, फिर एक कम करिए 4, फिर एक कम करिए 3, एक कम करिए 2, एक कम करिए 1, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120, टोटल कितना आ गया यहाँ पे 120, राइट। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। सी निकालिए 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 इंटू, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है ना, ध्यान से समझो इसको, 6 इंटू ये ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू ये ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो ये कितना बन गया मेरा, ये बन गया 720। ओके तो दोस्तों अब जो मैंने आपको एक चीज बोली ना, उससे एक चीज समझो, मैंने क्या बोला आपको, ये 6 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 इंटू ये ऊपर वाला है ना, सेम आ रहा है। तो ये मैं बोल सकता हूं 6 फैक्टोरियल जो है मेरा वो है क्या 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। या मैं बोल सकता हूं 6 फैक्टोरियल जो है मेरा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, राइट। ये 4 फैक्टोरियल तो यही हो जाएगा ना, 4 से एक कम नंबर, फिर एक कम नंबर, फिर एक कम नंबर, राइट। तो ये पूरा 4 फैक्टोरियल हो गया, और ये बाहर 6 इंटू 5। अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूं तो ये बोल दूं मैं n फैक्टोरियल जो है दोस्तों वो मेरा है क्या n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या मैं ये बोल सकता हूं ये मेरा है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से बोल सकता हूं। समझ आ रहा है दोस्तों, राइट। सो ये आपके लिए एक और फॉर्मूला है, क्या, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आपके लिए एक फॉर्मूला है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, राइट, अपन जो है इसके अलावा फैक्टोरियल में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बाकियों में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना, बाकी नंबर का डिवीजन होता है, वैसे यहाँ पे भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाएगी, वरना क्या होगी वो मैं बताता हूँ आपको।
क्या क्या कर सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट किस तरीके से, अगर जैसे मैंने आपको बोला है ना 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो आप 10 को 4 से डिवाइड करके फैक्टोरियल नहीं निकालोगे, आप पहले इसको ओपन करोगे, फिर इसको ओपन करोगे, फिर डिवाइड करोगे। मतलब आपको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिखना पड़ेगा, और नीचे में भी इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर आप बिना ओपन करे कुछ भी करते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करना है, कि आपको सब कुछ ओपन करना है फिर करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और बाकी को लिख दीजिए। तो क्या हो गया, ये हो गया अपना 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो ये अपना हो गया 1551200। अगर मैं बोलता आपको दोस्तों मुझे निकालिए 10 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो कैसे निकालोगे, वापस से आप ये पूरा का पूरा लिखोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अब इनका एडिशन करोगे, ठीक है। तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा अपना दोस्तों, ये मेरा नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको मुझे 4 इंटू 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ये है मेरा 3628800 प्लस यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये मेरा है 24। तो इसमें मैं 24 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर इतना आ जाएगा, कितना, 3628824, राइट। सो ऐसे ही आप मुझे निकाल के बताओ 10 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल कितना होगा, एंड 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होगा, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे। हम आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट करते हैं। अब 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल वाला भी आप करो, ठीक है। बी पार्ट जो है इसका 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल भी आप करो। मैं सी पार्ट कर रहा हूँ। सी पार्ट क्या है, 5 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल निकालना है मुझे। तो ये कैसे करूंगा मैं, ऊपर वाले को एक्सपेंड किया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और डिवाइड किया नीचे में कैसे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल हो गया। और बचा क्या यहाँ पे दोस्तों, ये बचा 1 डिवाइड बाय, राइट, जो नंबर आया। तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको आप डेसिमल में लिखना चाहो, डेसिमल में हमने इसको फ्रैक्शन में छोड़ देना है, ठीक है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 यहां तक जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय 30240, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 30240। और अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया है तो इसका आंसर आएगा हमारा 3024, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों अपना, 3024। अगर आपका आंसर 3024 आया है बी पार्ट का तो सही है, अगर नहीं आया तो आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। सो आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस अच्छे से करो। फैक्टोरियल का कंसेप्ट नया कंसेप्ट है आपके अंदर, आपके लिए, अगर आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी थी। ये चैप्टर एक्चुअली आपके लिए तभी नया है अगर आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी थी, राइट। सो दोस्तों अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक सी बात है, फैक्टोरियल ये आपका स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। समझ आ गए यहाँ तक? तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि x की वैल्यू निकालो अगर आपको बता रखा है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/7 फैक्टोरियल, ये बता रखा है। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टोरियल को ओपन करना है। तो कैसे करते हैं फैक्टोरियल को ओपन, 6 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती आप लिख दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, हमने कर दिया। वैसे ही 5 फैक्टोरियल को करना है तो 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही अब 7 फैक्टोरियल लिखना है तो 7 इंटू 5 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये और ये कॉमन है तो मैं बाहर ले आया 1/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को बाहर ले आया। यहाँ पे ये बना क्या 1/6 प्लस 1, ठीक है ना, और यहाँ बचा x/7 इंटू 6, ठीक है, राइट। और यहाँ पे बाहर ले आया तो ये क्या हुआ 1/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मतलब ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, राइट। तो इसको हम हटा सकते हैं, बचेगा क्या मेरे पास में 1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू x/7 इंटू 6, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका मैंने,
तो एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा x बाय 7 इंटू 6, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया इस बार मैंने, और उधर में एलसीएम लिया तो ये हो गया मेरा 1 प्लस 6 बाय 6, तो ये हो गया 7 बाय 6। नीचे में 6 है, ऊपर में 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसको हटा सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा मेरा, ये 7 है, ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा, x बन गया मेरा 49। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी आएगी मेरी 49, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 49 आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया, राइट। आगे बढ़े, अब आगे देखो, अगला जो है अपने को देखना है वो है कि ये क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको बोला गया है कि आपको जो है n प्लस 2 फैक्टोरियल जो है वो 12 इंटू एन फैक्टोरियल के बराबर है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था, ये वाला, राइट। क्या था ये था कि अगर हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं कि n फैक्टोरियल जो होता है वो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। वैसे ही दोस्तों मैं n प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, n प्लस 2 इंटू, इससे एक कम, इससे एक कम कितना हो गया, n प्लस 1 हो गया, इंटू उससे एक कम कितना हो गया, n हो गया, राइट, फैक्टोरियल, और ये हो गया मेरा 12 इंटू एन फैक्टोरियल के बराबर, राइट। अब यहां भी n फैक्टोरियल है, यहां भी n फैक्टोरियल है, राइट, तो इसको हम हटा देते हैं। तो बचा क्या मेरा n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 जो है 12 के बराबर, ओके। अब दोस्तों आप खुद सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 जो है वो 12 को अगर मैं इसको खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो ये 4 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो नंबर है इससे जस्ट एक बड़ा नंबर यहाँ पर ये है। वैसे मुझे 3 है, 3 से एक बड़ा नंबर यहाँ 4 दिख रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ n प्लस 2 जो है मेरा 4 के इक्वल हो गया, n प्लस 1 जो है मेरा 3 के इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है जस्ट एक। वैसे यहाँ पे ये 3 छोटा नंबर है और इससे जस्ट एक बड़ा, एक 4 है, तो सिमिलर सी सिचुएशन है, राइट। तो यहाँ पे मेरा n की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 माइनस 2, ये बन गया 2, और यहाँ पे बन गई n की वैल्यू 3 माइनस 1, ये भी 2। यहाँ पे मेरा एक क्रॉस वेरीफाई भी हो गया कि n की वैल्यू दोनों जगह से 2 ही आ रही है। तो आंसर क्या मेरा दोस्तों, n इक्वल टू 2। वरना क्या करेंगे अपन, अपना अगर ये आ गया है तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, कैसे, हम इसको एक्सपैंड करेंगे n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n प्लस 2 इक्वल टू 12, ठीक है। फिर ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 12, 10 इक्वल टू 0, ये 2 है, यहाँ पे 12 है, इसको हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे आप, फिर लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके रूट निकालोगे तो इसके रूट जो मुझे दिख रहे हैं वो -5 और 2 आ रहे हैं, ये आप अपने आप ही निकाल सकते हो। नेगेटिव नहीं हो सकता नंबर जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, हमने पहले बोल दिया, क्योंकि n को नेचुरल नंबर होना ही है। n को क्या होना है दोस्तों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, जो आपके 1 से शुरू होकर आगे इंफिनिटी की ओर भागते हैं। कैसे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे वाले नंबर जो होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो 2 नेचुरल नंबर है, -5 नहीं है, -5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर 2 आ गया। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ आ गया दोस्तों। थोड़ा सा मैंने तेज चलाया बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं था यार, एक सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी। फैक्टोरियल क्या है, n से लेकर 1 तक में छोटा एक एक नंबर करते जाओ, उन सबका मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा फैक्टोरियल कहलाता है। n से लेकर 1 तक में जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे उस सबका मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या है, फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज याद रखना, ठीक है, शायद मैं ऊपर बताना भूल गया आपको। अगर आपको कहीं पे 0 फैक्टोरियल मिल जाए तो क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा। कहीं पे अगर आपको 0 फैक्टोरियल मिल जाए तो वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, वो 1 के इक्वल होगा। इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे, कैसे 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होगा, ये आगे हम जाके प्रूव भी करेंगे। अब दोस्तों अगर आपको इतना समझ आ गया तो हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जो पार्ट हमारा पहला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, वो है परमुटेशन, वो पढ़ने वाले हैं। कैसे परमुटेशन हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करने वाला है, या कैसे मैं उससे बड़ी काउंटिंग को जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के दे सकता हूं, ओके, ये अब हम पढ़ेंगे परमुटेशन में, राइट। अब परमुटेशन क्या बताता है दोस्तों, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन अ सेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट मैटर, यही बोला था। व्हाट इज परमुटेशन, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन अ सेट
व्हेन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर। जो एक गिवन सिचुएशन में हमें चीजें दी गई हैं वो यहाँ पे अपना सेट बन गया, राइट। उस गिवन सिचुएशन के अंदर में जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती हैं वो हमारे को परमुटेशन बताता है, और परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा। तो मतलब मैं अगर बोलता हूं आपको यहाँ पे जैसे लिखा है कि अगर आपके पास में 3 डिफरेंट बॉक्स लिखे गए दिए गए, एक येलो, एक ग्रीन, एक रेड, तो आपन इसको किस तरीके से टेबल पे अरेंज कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूं कि पहले मैं येलो को रखता हूं, फिर ग्रीन को रखता हूं, फिर रेड को, इस तरीके से रख सकता हूं। या फिर मैं इसको पहले येलो को रखता हूं, फिर रेड को, फिर ग्रीन को, इस तरीके से कर सकता हूं। या फिर मैं पहले ग्रीन को रखता हूं, फिर येलो को रखता हूं, फिर रेड को रख सकता हूं, इस तरीके से रख सकता हूं। या फिर मैं ग्रीन को रखता हूं, फिर रेड को रखता हूं और फिर येलो को रखता हूं, इस तरीके से रख सकता हूं। या फिर पहले रेड को रखते हैं, फिर ग्रीन को रखते हैं, फिर येलो को रखते हैं। या फिर रेड को रखते हैं, येलो को रखते हैं और ग्रीन को रखते हैं। ये 6 तरीकों से मैं ये जो है 3 डब्बों को रख सकता हूं। तो ये जो 6 तरीके बने, ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बन गई, राइट। और जो ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बनी, इसको काउंट करने के जो वेज हैं वो मेरा परमुटेशन कहलाया। तो 6 डिफरेंट वेज is counted by permutation. The different arrangement is called as permutation. The counting of different arrangement is called as permutation. The counting of different arrangement is called as permutation. समझ आ गया permutation क्या है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, राइट। अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं। कह रहे हैं if there are total n people playing game where r can be winners then the total number of arrangement can be written as। अब ऊपर वो डब्बों वाले कंसेप्ट से ना जाके थोड़ा सा हम आगे बढ़े गए। जो ये ऊपर वाली गेम चल रही है, लेट्स सपोज कोई गेम चल रही है, येलो ग्रीन रेड डब्बे है, जिसमें उस गेम के अंदर में टोटल n लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्तों? n लोग हैं। और उन n लोगों में से मुझे r को विनर बनाना है, राइट। तो अब मैं कितने तरीकों से आर को विनर बना सकता हूं ये बताओ मुझे। अब दोस्तों लेट सपोज पोजीशन यहां पर हो गई, आर विनर है तो फर्स्ट से लेकर आर तक पोजीशन हो गई, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, राइट, ऐसे टिल आर पोजीशन तक हो गया। अब दोस्तों मान लो टोटल एन लोग थे ना, एन लोगों में से फर्स्ट पोजीशन की आने की पॉसिबिलिटी कितने लोगों की है, राइट। अगर एक जना एक ही पोजीशन ले सकता है, ये मान के चल रहा हूं मैं, फर्स्ट पोजीशन एक ही इंसान की आएगी, सेकंड पोजीशन एक इंसान की आएगी, थर्ड पोजीशन एक इंसान की। तो फर्स्ट पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो इन एन लोगों में से कितने लोगों की आने की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट एन लोगों की। मतलब या मेरा फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट पोजीशन लाएगा, या सेकंड पर्सन फर्स्ट पोजीशन लाएगा, या थर्ड पर्सन जो मेरा फर्स्ट पोजीशन लाएगा, ऐसे nth पर्सन तक मेरा फर्स्ट पोजीशन ला सकता है। nth पर्सन तक मेरा जो है वो फर्स्ट पोजीशन ला सकता है। सो पहला जो पोजीशन है वो कितने लोगों कितने वेज से आ सकती है? वो n वेज से आ सकती है, राइट, क्योंकि n डिफरेंट लोग हैं, उनमें से कोई भी ला सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बंदा जो है वो फर्स्ट पोजीशन ले आया है। अब टोटल कितने लोग बचे? n-1। अगर एक बंदे ने अपनी फर्स्ट पोजीशन बुक कर ली है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, टिल हमने यहाँ पे आर पोजीशन तक बना दिया। मैंने बोला था आपको फर्स्ट पोजीशन कितने तरीके से आ सकती है? एन वेज से, राइट। अब मान लो इन एन में से एक बंदे की पहली पोजीशन आ गई, इमेजिन करना शुरू करो, तो एक बंदा हट गया, टोटल कितने बंदे बचे? एन में से एक बंदा हट गया तो n-1 बंदे बचे। अब ये n-1 में फाइट होगी सेकेंड पोजीशन लाने की, राइट। जो सेकंड पोजीशन लेकर आ रहा होगा दोस्तों, उसको लाने के कितने तरीके हो गए? वापस से n-1 वेज, राइट, क्योंकि पहला बंदा ला सकता है, दूसरा ला सकता है, तीसरा ला सकता है, या फिर n-1 ला सकता है, क्योंकि बच्चे कितने हैं दोस्तों? n-1 बंदे बचे हैं, ठीक है। अब मान लो लेट सपोज n-1 वेज से ये भी फिल हो गया, हमारा एक बंदा जो था यहाँ पे पोजीशन ले आया, राइट। तो पहली 2 पोजीशन बुक हो गई। अब टोटल जो बचे वो n-2 लोग बचे, राइट। पहला बंदा भी चला गया, दूसरा बंदा भी चला गया, टोटल 2 बंदे चले गए एन में से, तो टोटल लोग कितने बचे? n-2। अब थर्ड पोजीशन के लिए जब फाइट होगी, वो कितने लोगों के बीच में होगी? n-2 लोगों के बीच में। तो थर्ड पोजीशन कितने तरीके से मैं भर सकता हूं दोस्तों? n-2 वेज से। सिमिलरली वैसे फोर्थ पोजीशन भरने के n-4 वेज, और सॉरी n-2 वेज, n-3 वेज हो गए, क्योंकि इससे पहले की तीन पोजीशन को भरने के n-2 वेज थे, राइट। फिर फोर्थ पोजीशन को n-3 वेज सिमिलरली, और r पोजीशन को भरने के लिए
इससे पहले वाली पोजीशन कौन सी होगी दोस्तों, r माइनस वन। तो यहाँ पे r माइनस वन पे लोग चले गए हैं, तो n माइनस r माइनस वन वेज से मैं अपनी rth पोजीशन को भर सकता हूँ। n माइनस r माइनस वन वेज से मैं अपनी rth पोजीशन को भर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया। अब दोस्तों, अब मुझे अगर क्या लाना है, यहां फर्स्ट से लेकर rth पोजीशन सबको भरना है। साइमल्टेनियसली मुझे ये सारी के सारे काम करने हैं, मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन भी चाहिए एंड सेकंड पोजीशन भी चाहिए, थर्ड पोजीशन भी चाहिए एंड फोर्थ पोजीशन भी चाहिए। सारी एंड आ रहा है, जहां पे ये सारी पोजीशन के बीच में एंड आ रहा है, मतलब सारे रैंक्स लेकर आने हैं, मतलब एंड लग रहा है। जहां एंड लगता है तो मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मेरे पास में दोस्तों, मेरे पास में टोटल कितना वेज हो गए, मेरे पास में जो टोटल वेज बनकर आ गए वो कितने आ गए, ऊपर लिख दें अब यहाँ पे, ये आ गया इन सबका मल्टीप्लीकेशन। सो हाउ मेनी वेज आई कैन मेक n पीपल विन फ्रॉम in how many ways I can get r ranks for n people is equal to n ways into n minus 1 ways into n minus 2 ways into n minus right 3 ways multiply n minus 3 ways और ऐसे n minus r minus 1 ways तक, राइट। ठीक है, ये यहां तक की मल्टीप्लीकेशन होगी। अब दोस्तों, ये जो है, ये जो मल्टीप्लीकेशन हुई है, ये मेरा परमुटेशन हो गया। परमुटेशन कैसे हो गया, क्योंकि मुझे फर्स्ट से लेकर आर रैंक तक, फर्स्ट रैंक से लेकर आर रैंक तक लोगों को अरेंज करना है। फर्स्ट रैंक के लिए कुछ लोगों को, एक लोग को अरेंज करेंगे एन में से, फिर n माइनस वन को सेकंड पोजीशन में से के लिए अरेंज कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट हो रही है, राइट, और साइमल्टेनियसली हो रही है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। एंड लग रहा है तो हम मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करेंगे। सो एनपीआर क्या बन गया मेरा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री टिल n माइनस आर माइनस वन तक। सो ये है हमारा एनपीआर। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अगर दोस्तों मैं बोलता हूं कि आपके n के n लोगों का रैंक लाना है, n के n लोगों का रैंक लाना है, तो आप कैसे करोगे, मतलब आपको जो है, अब जो रैंक है वो n से लेकर वन से लेकर n तक लेके जाना है। तो कैसे होगा, जैसे ऊपर हो रहा था, क्या हो रहा था, n हो रहा था, फिर n माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ, n माइनस टू से मल्टीप्लाई हुआ, और कहां तक मल्टीप्लाई हुआ, n माइनस आर माइनस वन तक, राइट, यहां तक मल्टीप्लाई हुआ। अगर अब ये r की जगह में हमने n डालना है, तो मल्टीप्लाई कहां तक चला जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई चला जाएगा r की जगह n डाल देंगे, हम r की जगह n डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे हटा दो, ये बन जाएगा मेरा n, है ना, यहाँ पे r की जगह n आ जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और n में से n माइनस वन हटाऊंगा तो कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये क्या बन रहा है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू वन, ये बन गया मेरा, क्या बन गया मेरा, ये बन गया n फैक्टोरियल। क्या बन गया दोस्तों मेरा, ये n फैक्टोरियल, राइट, क्या बन गया दोस्तों मेरा, ये n फैक्टोरियल। और ऊपर वाला जो बना मेरा एनपीआर, वो क्या बना मेरा, ये वाली बात, ठीक है, ये वाली बात, राइट। अब दोस्तों, जो ऊपर मेरा ये वाली बात बनी थी, ये ऊपर जो ये वाली बात बनी थी, इसके साथ मैंने एक चीज और करी। मैंने बोला कि अब इस वाली चीज को मैं ऊपर और नीचे, ठीक है, ये r प्लस वन कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, ये एक्चुअली में हो गया n माइनस आर माइनस वन का एक्सपेंशन। इसको एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूं n माइनस आर फैक्टोरियल से, ऊपर और नीचे मैं इसको n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कराया, राइट, तो अब फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई मतलब n माइनस आर, राइट, और आगे क्या हो गया, n माइनस आर माइनस वन, राइट, n माइनस आर माइनस वन, एक कम हो जाएगा, राइट, और नीचे भी ऐसे ही n माइनस आर माइनस वन, और ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक दोस्तों, 1 तक, ये भी चलता रहेगा 1 तक। अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या बन गया अपना, ये पूरा का पूरा बन गया मेरा क्या दोस्तों, n फैक्टोरियल, क्योंकि n से मल्टीप्लाई होके 1 तक जा रही है। और नीचे वाला क्या बन गया, ये मेरा n माइनस आर फैक्टोरियल, यही मैंने यहाँ लिखा है, राइट। ये ऊपर वाला क्या बन गया मेरा, n फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या बन गया मेरा, n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, यही लिखा है मैंने। बट आपको समझना सिर्फ यही केस है, नीचे ऊपर नीचे जो लिखा है ये तो सिंपल सी चीज है यार, इसका जो एक्सपेंशन है ये बन जाएगा, राइट। बट आपको समझना क्या है दोस्तों, ये समझना है सबसे पहले कि ये कैसे हुआ,
ये एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। कह रहे कि पहली पोजीशन के लिए एन लोगों ने फाइट करी, तो मैं पहली पोजीशन को एन लोगों को भरना है तो एन वेज से भर सकता हूं। सेकंड पोजीशन के लिए पहली पोजीशन की फाइट होगी तो एक बंदा हट गया, बचे एन माइनस वन लोग। अब इनके बीच में फाइट हो रही है सेकंड पोजीशन के लिए, तो मैं सेकंड पोजीशन को एन माइनस वन वेज से भर सकता हूं। अब थर्ड पोजीशन की बात हो रही है, तो पहले दो लोग हट गए, अब एन माइनस टू लोग बचे, तो थर्ड पोजीशन को मैं अब एन माइनस टू वेज से भर सकता हूं, राइट। तो एक एक बंदा भरना है ना हर एक पोजीशन पे, ऐसे कम होता रहेगा। कहां तक दोस्तों? आरएथ पोजीशन तक। आरएथ पोजीशन को भरने के कितने वेज हो गए? ऊपर वाले आर माइनस वन लोग तो हट गए, तो एन माइनस आर माइनस वन ब्रैकेट में, राइट, वेज से भर सकता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट से लेकर अगर मुझे आर रैंक तक लेकर आना है साइमल्टेनियसली, मतलब सारे रैंक लेकर आने ही आने हैं, तो मैं क्या करूंगा? सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहा है और कोई भी रैंक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल काम करेगा। साइमल्टेनियसली टास्क हो रहा है और एक भी जो रैंक लाना है वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारा क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल काम कर रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। सो इसलिए मल्टीप्लाई करने से मेरा ये आ गया, राइट। तो ये जो लिखा इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से, राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा ना एनपीआर, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये एनपीआर क्या बता रहा है? एनपीआर बता रहा है कि फ्रॉम एन पीपल हाउ टू गेट आर रैंक, या फिर अरेंजिंग आर रैंक्स from n people, arranging r ranks from n people can be written by npr, राइट। और p क्या बता रहा है? वर्ड अरेंजिंग। p ये जो बीच वाला p है ये क्या बता रहा है हमारा? ये बता रहा है अरेंजिंग। p क्या बता रहा है दोस्तों? यहाँ पे बता रहा है अरेंजिंग। अरेंजिंग को हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन, राइट। ये बार बार दोस्तों मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। रिपीटेटिवली जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बच जाती है वो बात, ठीक है। एनपीआर समझ आ गया क्या है दोस्तों, राइट। अब ये एनपीआर को हमने यहाँ पे कैसे फॉर्मूला डिराइव किया? हमने यहाँ पे इसको पूरे के पूरे को एक्सपांड किया, राइट, और इसको हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया किससे दोस्तों? एन माइनस आर फैक्टोरियल से। मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया और उसको एक्सपैंड करके दिखाया, तो ये बन गया मेरा ऊपर वाला पूरा एन फैक्टोरियल और नीचे वाला तो मेरा एन माइनस आर फैक्टोरियल था ही। तो मैं एनपीआर को एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूं, राइट। अब दोस्तों हमने क्या बोला था? अगर मैंने जो दूसरी केस बोली थी कि अगर मैंने बोला कि एन के एन रैंक लाने हैं, राइट, इफ वी टेक ऑल एन थिंग्स एट अ टाइम, मतलब ऑल थिंग एन थिंग्स एट अ टाइम, मतलब सारे एन के एन रैंक लेकर आया मैं, ठीक है, आर रैंक नहीं लेकर आया मैं, एन के एन रैंक लेकर आ गया। अगर मैंने आपको ये बोला तो मेरे पास कितने वेज आ जाएंगे? एन फैक्टोरियल। हमने यहाँ पे ये प्रूव किया था, राइट। सो अब दोस्तों जो ये दो फॉर्मूला निकले हैं ना अपना, ये फर्स्ट और सेकंड, बस यही दो फॉर्मूला है एक्चुअली परमुटेशन के, और तीसरा फॉर्मूला है ही नहीं, वो तीसरा फॉर्मूला है ही नहीं। बट ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आपके लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो उसको दोबारा से रिवाइज करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, यहां से आगे मत बढ़ना। बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूला निकल गया, चलो कोई नहीं सॉल्व कर लेंगे। ये वाला चैप्टर वो नहीं है। यहाँ जो तरीका लगाया है ना फॉर्मूला निकालने में, वो इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया दोस्तों, राइट। सो अब देखो आपको क्या चीज समझ आई। दो फॉर्मूला समझ आए, एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये हमने निकाला जब हमने एन के एन रैंक निकाल दिए। पहले आर रैंक निकाले थे, अब एन लोगों के लिए एन रैंक निकाल दिए, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब दोस्तों अब एक बात समझो, हमने आपको बोला था, राइट, यहां पे इस फॉर्मूला में हमने क्या किया है? एन रैंक निकाल लिया, मतलब आर की वैल्यू एन रखी है। हमने आपको क्या बोला? यहाँ पे एन रैंक निकाले हैं, राइट, इस केस के अंदर, तो मतलब बेसिकली हमने आर की वैल्यू एन रखी है। चलो आर की वैल्यू एन रखते हैं। अब आर की वैल्यू इस फॉर्मूला में एन रखो, तो क्या हो गया? एनपी एन बन गया मेरा, राइट, एनपी एन बन गया। यहाँ पे भी एनपी एन लिख दो और यहाँ पे भी एनपी एन लिख दो। एनपी एन बन गया क्या मेरा? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल, राइट, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो ये बन गया एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, राइट। अब दोस्तों हमको तो पता है कि एनपीएन जो फैक्टोरियल है, एनपीएन जो है वो मेरा एन फैक्टोरियल है, ये मुझे पता है, राइट। और यहां बोल रहे हैं कि एनपीएन जो है वो मेरा एन फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल है, तो साफ साफ पता चल गया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है। यार ऑप्शन ही नहीं बचा,
ये तब इक्वल होगा जब नीचे 1 होगा। तो मतलब ये और ये जो नीचे वाला है इसको इक्वल होना चाहिए, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू इसलिए 1 होती है। समझ आ गया? प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ किया? कह रहे कि यहाँ पे हमने r की जगह में n रख दिया। चलो जी n रख दिया, तो npn जो है वो मेरा, जब मैं n के n रैंक निकाल रहा था तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल आंसर, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल आंसर। तो अब ये दोनों इक्वल होने ही चाहिए क्योंकि npn यहाँ है, npn यहाँ है, राइट। सो ये मेरा n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय 1 के इक्वल हो गया, राइट। क्योंकि n फैक्टोरियल बाय 1 जो होगा वो n ही होगा, n फैक्टोरियल ही होगा ना। तो ये मैं बोलता हूं नीचे वाला जो है वो 1 ही होगा, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल को 1 के इक्वल होना ही पड़ेगा, इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा पहले वाला प्रूफ भी हो गया, जस्टिफाई कर दिया हमने 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल क्यों है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े अब, राइट। अब एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें सॉल्व करते हैं। अब मुझे फटाफट बताओ 4p2 कितना होगा। 4p2 मतलब n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 2 है, किस फॉर्मूला में? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल में, राइट। राइट, 4p2 का मतलब ये है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। अब दोस्तों याद रखना, जब n माइनस r रखा तो मतलब ये ब्रैकेट में है, तो ये इस तरीके से, ये अलग अलग मत कर देना, राइट। 4 ये और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल सेम नहीं है, ये अंदर में है, तो इसको हम ब्रैकेट को अलग से ओपन नहीं करेंगे। तो इसको ओपन करने का तरीका है 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया 12। ठीक है, ये अपना ए पार्ट हो गया। ऐसे ही बी पार्ट करो फटाफट। बी पार्ट हो गया अपना 7p3। 7p3 सॉल्व करना है तो क्या करेंगे अपन? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। ये निकालना है अपने को। तो ये हो गया अपना 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो गया दोस्तों अपना? ये हो गया अपना 4 फैक्टोरियल नीचे में, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 4 3 3 2 2 1 1, तो बच्चा कितना? 7 इंटू 6 इंटू 5, राइट। तो दोस्तों अपने को अगर सिंपल तरीका है ना, 7p3 लिखा है तो 7 से लेकर, राइट, 5 और 6, मतलब जितना ये नंबर है ना उतने नंबर माइनस करने हैं। तो 7 5 6 5 7 6 5 3 नंबर है, तो जितने नंबर है उतने नंबर लिखने हैं, एक एक कम करके। जितने नंबर यहाँ है ना, 3 लिखा है ना, तो 7 से मिला, 7 को काउंट करते साथ 3 नीचे वाले नंबर और, मतलब एक एक नंबर कम और, तो 7 एक नंबर हो गया, 6 दूसरा नंबर हो गया, 5 तीसरा नंबर हो गया। तो लगातार वाले 3 नंबर जो हैं उनका मल्टीप्लीकेशन 7p3 देगा। ये शॉर्ट तरीका बता दिया मैंने आपको। तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये अपना हो गया 30 इंटू 7, ये हो गया 210। ठीक है, राइट। सो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो या फिर आप लिखो 7p3 बोला है ना सर आपने, 7p3 का मतलब है कि 7 और 3 नंबर तक लेके जाना है, 7 से एक छोटा उसको मल्टीप्लाई करना है और उससे एक छोटा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बात एक ही है, यही आंसर मिलेगा। या आप इसको इस तरीके से पूरे को एक्सपैंड कर लो। ठीक है, अब देखो सी पार्ट क्या कह रहा है? 10p6। सी पार्ट क्या बोल रहा है? 10p6। तो 10p6 को अगर हमने जो दूसरा तरीका पढ़ा उससे निकालेंगे तो क्या होगा? 10 और 10 से अगले 5 नंबर और, 10 के साथ साथ 5 नंबर और, टोटल 6 नंबर हमें लिखने हैं, राइट। कैसे? एक एक कम करके, 10 9 8, कितने हो गए? 3 नंबर, फिर 7 4 नंबर, 5 6 और फिर 5, राइट। एक एक नंबर कम करके उसका मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या दे देगा अपने को? 10p6। एक एक नंबर कम करके 10p6 दे देगा। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। 10p6 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 करो फटाफट, कितना हो गया ये? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो गया 151200। ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आ गया, राइट। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, बट सिर्फ एक चीज का याद देखना, परमुटेशन जब दोस्तों करना है तब क्या करना है? जब अरेंजमेंट हो रहा हो। ठीक है, अभी तक ऊपर वाले केस में कोई भी हमने डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ी है, राइट, जहां लैंग्वेज को समझना हो। अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वहां लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 लेटर है। इनमें से हमें इन 8 लेटर में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है।
4 लेटर का वर्ड बनाना है, राइट। सो दोस्तों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, टोटल लेटर है 8 और कोई भी सेम लेटर नहीं है, सारे अलग अलग है, ठीक है। कोई भी सेम लेटर नहीं है, सारे अलग अलग है, राइट। और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक और कंडीशन भी है कि नो रिपीटिशन ऑफ लेटर शुड हैपन, नो रिपीटिशन ऑफ लेटर शुड हैपन, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है, शुड हैपन, ये भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है आपके पास, राइट। सो आपके पास में 8 लेटर हैं, 8 लेटर हैं और 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो मतलब आपको 8 लेटर में से 4 लेटर चूज करने हैं, राइट। या 8 लेटर में से 4 लेटर को अरेंज करना है एक ऑर्डर में, 8 लेटर में से 4 लेटर को अरेंज करना है एक ऑर्डर में, तभी एक वर्ड बनेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं COMP लिखता हूं, ये एक लेटर का अरेंजमेंट हो गया, और POCM लिखता हूं, ये हो गया। लेटर तो 4 के 4 बट वर्ड अलग अलग है, राइट। वही 4 लेटर जो ऊपर हैं, वही 4 लेटर नीचे हैं, बट वर्ड अलग अलग है। तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, अरेंजमेंट हो रही है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। 8 लेटर में से 4 को चूज करके उनको अरेंज करना है। तो कितने तरीके से करेंगे? 8P4, 8 में से 4 को चूज करो, तो 8P4 तरीके से हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट भी करना है। अरेंजमेंट करेंगे तो हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। लेटर है मेरे पास टोटल 8 और 4 तरीके से उसको 4 उसमें से चूज करके उनको अरेंज करना है। तो 8P4 कितना हो जाएगा? ये 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो गया मेरा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो गया मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, राइट। सिंपल सा तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 210 इंटू 8, ये हो गया मेरा 81680, ठीक है, राइट। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी भी फास्ट होनी चाहिए, राइट। हर बार कैलकुलेटर यूज करेंगे टाइम वेस्ट होगा, ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कर सकते हो। तो इसका आंसर आ गया है 8P4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है फ्रॉम 0 1 2 3 4 7 8 9, ठीक है। अपने पास में ये 8 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, इन 8 नंबर का यूज करके अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है, राइट। तो अपने पास में 8 नंबर है, उसमें से 3 चूज करेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। हमारे पास में 3 डिजिट नंबर बनाने का मतलब 3 प्लेसेस है, कौन से? यूनिट, राइट, फिर अपने पास में 10th प्लेस और फिर अपने पास 100th प्लेस, राइट। अपने को ये फिल करना है, आंसर आ जाएगा। 3 जगह है, 8 नंबर है, तो 8 नंबर में से 3 को चूज करो, राइट। 8 नंबर में से 3 को चूज करो और उनको अरेंज कर दो, एट द एंड अरेंज करना है। सो 8 में से 3 को चूज करके उसको अरेंज करना है, अरेंज मतलब P लगाते हैं, तो अरेंज करना है। 8 में से 3 को चूज करके उसको अरेंज करना है, मतलब 8P3 तरीका। क्या आंसर सही आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ एक कंडीशन फंस गई है। क्या कंडीशन? राइट, 8P3 में से मुझे कुछ केसेस माइनस करने पड़ेंगे। कौन से वाले केसेस दोस्तों? 100 पोजीशन पे क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 100 पोजीशन पे 0 आ जाएगा, मान लो अगले वाले पे 2 और 3 आया, तो ये 0 23 तो 23 बन गया, ये तो मेरा 2 डिजिट नंबर है। तो 100 पोजीशन पे 0 कभी नहीं आ सकता। तो जो ये 8P3 केसेस के अंदर से जो मैंने यहाँ 100 पोजीशन में 0 लिया है, उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो 100 पोजीशन पे पहले 0 को फिक्स कर दें एक बार, 0 को फिक्स कर दिया। अब जो मेरी फर्स्ट पोजीशन है और जो सेकंड पोजीशन है, इस पे कितने नंबर डाल सकता हूं मैं? 2 नंबर। और बाकी कितने नंबर बचे मेरे पास? 7 नंबर। 0 को अगर मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास टोटल नंबर बाकी कितने बचे? 7 नंबर। अब मुझे बाकी 2 पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने तरीके हैं? 7 नंबर में से 2 नंबर चूज करके अरेंज करने हैं, 7P2 तरीके। 7 नंबर में से 2 नंबर चूज करके उनको अरेंज करना है इन 2 पोजीशन पे, तो 7P2 तरीके से करूंगा, राइट। तो अब ये जो केस बनते हैं 7P2 केस, इस 8P3 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो तब मेरा आंसर सेम आएगा। तो ये दोस्तों आपका यहां दिमाग दौड़ना चाहिए सही से, राइट, कि क्या सिचुएशन नहीं पॉसिबल, उसको हटा देते हैं जो बनना चाहिए था। तो टोटल 8 नंबर में से अगर मुझे 3 नंबर का डिजिट में बनाना है, तो उसके 8P3 वेज, बट 100th पोजीशन पे
3 डिजिट नंबर में जीरो नहीं आ सकता कभी भी, राइट, जीरो नहीं आ सकता कभी भी। तो जीरो जहां जहां आ सकता है उन नंबर के वेस को हटा दो, जीरो जहां जहां आ सकता है उन नंबर के वेस को हटा दो। तो कितने वेस बन गए? बाकी 2 डिजिट को भरने के 7 नंबर हैं, तो 7 डिजिट में से मुझे 2 प्लेसेस को फिल करना है, तो 7p2 को के तरीके से फिल कर सकता हूं। तो अब क्या हो गया, 8p3 में से 7p2 को माइनस करो, आंसर आ जाएगा। 8p3 कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 6, राइट, और 7p2 कितना हो गया, 7 इंटू 6, राइट। जो हमने आपको शॉर्टकट बताया मैंने उससे लिख दिया। क्या 8, 8 के बाद में उससे एक छोटा नंबर, उससे एक छोटा नंबर, टोटल 3 नंबर यहां पे लिख दो, ये अपना 8p3 होता है। वैसे 7p2 क्या होगा, 7, 7 से एक छोटा नंबर, टोटल 2 नंबर हो गए, उसको यहां पे लिख दो, उनका मल्टीप्लीकेशन, वो अपना 7p2 होता है। सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। तो ये कितना बन गया, ये बन गया मेरा, ये बन गया मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना होता है, ये होता है मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6, ये होगा 336, राइट। और 7 इंटू 6 कितना होता है, 42, ठीक है। इसको माइनस करा तो कितना आ गया, ये 4, ये 9 और ये 2, 294 आंसर आ गया, ओके। अब दोस्तों इसको एक और तरीके से कर सकता था मैं, ठीक है, बताऊं क्या, चलो बता देता हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तरीके से, ऐसे क्वेश्चन को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। अब दोस्तों कैसे करेंगे, ये 100 प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। अब मुझे पता है कि ये जो 8 नंबर लिखे हैं मैंने ऊपर, एक सेकेंड, ये जो मैंने 8 नंबर ऊपर लिखे हैं, इसमें से पहले 100 पोजीशन को मैंने भरा, राइट। तो 100 पोजीशन में जीरो नहीं आ सकता, कौन कौन से नंबर बचे, बाकी 7 नंबर। तो पहले 100 पोजीशन को भरने के कितने वेज हो गए, 7 वेज हो गए, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, बाकी बचे 7 नंबर, उनको भर सकता हूं 7 तरीके से। सेकंड जो नंबर है उसको भरने के कितने तरीके हो गए, अब इसमें जीरो भी आ सकता है, बट एक नंबर में पहले यहां पे भर चुका हूं, एक नंबर में पहले यहां भर चुका हूं। तो 8 नंबर में से अब एक नंबर को हटा दो और जीरो को ले लिया मैंने, राइट, तो 7 नंबर हो गए टोटल। तो सेकंड पोजीशन को भरने के 7 तरीके। अब 2 नंबर चले गए, एक पहला भरने पे, एक दूसरा भरने पे, टोटल कितने नंबर बचे, बाकी 6 नंबर। अब थर्ड पोजीशन को भरने के 6 नंबर, 6 तरीके, राइट। अब दोस्तों ये क्या हुआ, देखो साइमल्टेनियसली हमने 3 पोजीशन को भरा, साइमल्टेनियसली 100, टेंस और यूनिट प्लेसेस को हमने भरा, राइट। साइमल्टेनियसली अलग अलग टास्क करे 3 जो कि इंडिपेंडेंट थे। ऐसा कब होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल में। तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम आंसर। तो 7 इंटू 7 इंटू 6 भी हमारा 294 होता है, राइट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट। बोर्ड पे देखो दोस्तों, हमने सिर्फ कुछ गिने चुने लेटर से लिखे या गिने चुने डिजिट से लिखे, बट सारा काम कहाँ हुआ, दिमाग में। तभी मैंने बोला था परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है जहां आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर्मूला मैटर नहीं करेगा, राइट। 8p3 से आंसर निकाल दोगे वरना गलत हो जाएगा। कंसेप्ट कहाँ स्ट्रांग था, मुझे पता है कि 100 पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता, तो उसके कितने तरीके बचे, बाकी 7p2, राइट, क्योंकि जीरो को अगर मैं यहाँ फिक्स कर दूंगा, बाकी 7 नंबर है, राइट, उसमें से 2 जगह भरनी है, तो 7p2 से भरूंगा। अब मुझे वो वाले नंबर, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा जितने टोटल वेज हैं, तो उससे मैंने निकाला यहाँ पे, समझ आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अब, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 19 स्टेट्स टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में बी वॉन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर 19 स्टेट में से, राइट, पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसमें हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन देनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन देनी है, तो 3 प्लेसेस भरनी है 19 स्टेट के टीम में से, ठीक है। तो टीम कितनी है 19, पोजीशन कितनी देनी है 3, तो 19 वेज में से हमें 19 टीम में से मुझे 3 पोजीशन देनी है, मतलब 3 जगह पे फर्स्ट, सेकंड 3 जगह पे, थर्ड 3 जगह पे मुझे अरेंजमेंट करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 जगह पे अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट के लिए हम P लगाएंगे, राइट। 19 जगह में से 19 लोगों में से या 19 टीम में से मुझे 3 जगह की अरेंजमेंट करनी है, तो 19 P3 के तरीके से होगा। तो ये होगा 19 इंटू 18 इंटू 17, तो 19 इंटू 18 इंटू 17 कितना होता है, 19 इंटू 18 इंटू 17 होता है 5814। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 5814। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भी, कह रहा है कि हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स
school can select school perfect, head boy and head girl if no members can hold two position and each boy and girl is eligible for school perfect 2. ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है कि हेड बॉय तो देखो हेड बॉय तो बॉय हो सकता है और हेड गर्ल ही हो सकता है, बट स्कूल परफेक्ट में से बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने तरीके पॉसिबल है। सो दोस्तों सिंपल सा तरीका है, राइट। अपने को यहाँ केसेस बनाने पड़ेंगे। क्या, अगर स्कूल परफेक्ट जो है मेरा वो हुआ दोस्तों अपना बॉय, राइट, और अगर मेरा स्कूल परफेक्ट गर्ल हुई, ये वाले केस। अगर स्कूल परफेक्ट बॉय हुआ तो उसके कितने तरीके हो गए दोस्तों, राइट। अब स्कूल परफेक्ट जब बॉय होगा तो स्कूल परफेक्ट और हेड बॉय बॉय होगा और हेड गर्ल जो है वो गर्ल होगी, राइट। ये केस हो गया। तो स्कूल परफेक्ट और हेड बॉय, राइट, इनको जो चूज करना है वो किन में से चूज करना होगा, 5 बॉय में से, 5 बॉयज में से हमें 2 पोजीशन पे अरेंजमेंट करनी है, और हेड गर्ल को जो चूज करना होगा हमें वो 3 गर्ल में से चूज करना होगा। 3 गर्ल में से एक पोजीशन की अरेंजमेंट करनी है। तो क्या होगा अपना 5p2 से हम इन 2 पोजीशन को भर पाएंगे और 3p2 से हम 3p1 से, क्योंकि एक पोजीशन है, इसको भर पाएंगे, राइट। और इनका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि तीनों पोजीशन साइमल्टेनियसली भरनी है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल चलेगा। साइमल्टेनियसली ये भी भरना है एंड ये भी भरना है। तो ये कितना हो गया, 5 × 4 × 3, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 5 × 4 20 × 3 60। तो ये वाला तरीके से हम 60 तरीके से कर सकते हैं। अगर गर्ल हुआ तो उस केस में क्या होगा, हेड बॉय जो है वो तो 5 लड़कों में से चूज होगा, राइट, जो 5 लड़के हैं, बट जो स्कूल परफेक्ट और हेड गर्ल जो चूज होगी वो 3 लड़कियों में से चूज होंगी। तो मतलब 3 लड़कियों में से 2 पोजीशन को फिल करना होगा, और यहाँ हेड बॉय जो 5 है उनमें से एक पोजीशन को फिल करना होगा, राइट। या 3 लड़कियों में से 2 जगह पे अरेंजमेंट करनी होगी। तो कितना हो गया, 3p2, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 5p1। दोनों को साथ साथ करना है, तो ये कितना तरीके हो गए, 5p1 × 3p2, ये हो गया 5 × 3 × 2। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना 15 × 30, ठीक है, इंटू 2 30 हो गया, ठीक है। सो ये वाला केस, गर्ल वाला केस 30 तरीके से कर सकते हैं, बॉय वाला केस 60 तरीके से। अब दोस्तों याद रखो, स्कूल परफेक्ट बॉय और गर्ल में से एक होगा, बॉय और गर्ल, मतलब यहां पे क्या होगा मेरा, एडिशन रूल, राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल, मतलब 60 + 30 जो है मेरे टोटल वेज आ जाएंगे, वो कितना हो गया, 90। सो आंसर क्या आ गया दोस्तों, 90। सो 90 इसका आंसर है। समझ आ गया, इंटरेस्टिंग था ना, राइट। सो यहाँ पे हमने परमुटेशन का बेसिक्स कवर कर लिया है। हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बने रहिएगा। और आप भी खुद काफी क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करिए, तभी आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। हमने चलना क्या है, कंसेप्चुअली और बेसिक्स वाइज। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।